हेलो बच्चों, मेकेडी स्किल्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। क्या रहेगी उसकी एज, यानी जो नोटिफिकेशन आपके पास कुछ टाइम में देखने को मिल जाएगा। पहले से ही बात करते हैं कि उसमें एज लगभग क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सिलेबस क्या क्या है, और लगभग लगभग जो आपकी पोस्ट हैं वो बढ़ सकती हैं कि नहीं बढ़ सकती हैं, बढ़कर कितनी होंगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने, काफ़ी नंबर में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अब अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। नया साल, नई वैकेंसी, रेजोल्यूशन भी आप लोगों ने लिए होंगे कि इस साल तो हम वैकेंसी लिखे ही रहेंगे, इस साल तो हम लोग किसी ना किसी पद पर लग के ही रहेंगे। तो भाई मौका आ चुका है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को। जितनी ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतना जल्दी आप लोग का सपना साकार होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। तो फिलहाल के लिए 32,000 प्लस आपकी पोस्ट है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कुछ ऐसे नोटिफिकेशन हमें देखने को मिले, न्यूज़ ऐसी देखने को मिली कि ये जो वैकेंसी है, आपके वैकेंसीज आपके पास है, वो 58,000 के अराउंड बढ़ चुकी हैं या फिर बढ़ सकती है। और हो सकता है कि जब तक आपका नोटिफिकेशन आए इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिले, है ना। अब देखो क्या है, वैकेंसी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, तैयारी तो आप लोग को करनी ही पड़ेगी, मेहनत आप लोग को करनी ही पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है तो आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, पढ़ना कम करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रिपरेशन कम करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी चाहे कम हो, वैकेंसी चाहे ज़्यादा हो, आप लोगों को उतनी ही मेहनत करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना बहुत जरूरी है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई वैकेंसी जहां पर कम आई तो बोलते हैं अरे यार बहुत कम वैकेंसी है, हमारा नहीं होगा, तो फिर छोड़ो इसको, रहने दो। ऐसा नहीं है भाई, वैकेंसी आपको एक, आपको जो पोस्ट है वो एक ही तो चाहिए। मेहनत अपनी तरफ से आप लोग करते रहो जितनी ज़्यादा कर सकते हो। भाई एक पोस्ट किसी ना किसी की तो लगेगी ही, और वो आप क्यों नहीं हो सकते, है ना। आपकी मेहनत पे ही सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ऐसा भी रिलैक्स नहीं हो जाना कि अरे बहुत ज़्यादा पोस्टें आ रही हैं तो हम अब एक काम करेंगे, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। आप लोगों को अगर एक वैकेंसी होगी तभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, चाहे 1 लाख वैकेंसी हो तभी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और पढ़ाई जो आपकी है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी चाहिए आप लोग को, है ना। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे जी के जीएस हो, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ यही वैकेंसी, इसके अलावा और कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आपको भी पता है कि लगभग वैकेंसीज आती रही है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो महीने में वैकेंसीज आती रहती हैं, है ना। तो आप लोगों को पढ़ाई इस तरीके से करनी है ताकि हर एक पेपर में जो भी आपका सब्जेक्ट उसमें देर का होगा वो आराम से आप लोग कवर कर सको, पहले से ही प्रिपेयर हो सको, है ना। क्योंकि वैकेंसी अगर जब आती है तो पेपर उसका निकलता है, एग्जाम उसका निकलता है जो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होता है। तो आप लोगों को पहले से ही चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी। आप लोगों को वेट नहीं करना कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, जब इसकी एग्जाम की डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, तब टाइम मिलता ही नहीं है। अभी से ही, आज से ही आप लोगों को लग जाना है मेहनत करने में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग को नहीं मिलेगी। तो जो अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रही है, दोनों हाथ खोलो और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तो चलिए, हमने यहां पर पोस्ट की बात करी, फिलहाल के लिए ऑफिशियल 32,000 के अराउंड है, लेकिन भाई सुनने को मिला है कि 58,000 के अराउंड आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, और आगे चलकर ये पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो मेहनत जारी रखिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। 10th और आईटीआई, यानी या तो 10th या फिर आपके पास आईटीआई, कुछ कुछ ट्रेड में आपके पास आईटीआई मैंडेटरी है, बाकी में आपका सिर्फ, अगर आपने आईटीआई नहीं कर रखी है, 10th कर रखा है तो बस वही जरूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास है और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं एज की, तो 18 से लेकर 33 साल जनरल की अगर हम बात करते हैं, लेकिन हर किसी में 3-3 साल का आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो कोविड-19 था ना, उसके तहत +3 साल सबके लिए, यानी जनरल की बात अगर हम करते हैं तो +3 अगर मैं कर दूंगा तो 36 साल, है ना। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं या फिर एसएसटी की बात करते हैं, जैसे ओबीसी को कितने का मिलता है, +3 साल का मिलता है, लेकिन +3 साल सरकार ने एक्स्ट्रा ही दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यानी ओबीसी का जो होगा वो 39 ईयर, 18 से लेकर 39 ईयर वाले तक भर सकते हैं। एसएसटी को आपको पता है कि भाई लगभग कितना मिलता है, 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है एज में। तो एससी/एसटी की अगर हम बात करते हैं, 5 साल 38 हो गया, +3 साल एक्स्ट्रा हो गया, यानी 38 और 3 कितना, 41। तो एससी/एसटी में अगर हम बात करते हैं कि जो 41 साल वाले तक हैं, 18 से 41 साल वाले, वो आराम से भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास जब नोटिफिकेशन आ जाएगा
प्रॉपर तौर पे, तो फिर वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन यही रहेगा नोटिफिकेशन, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो आपके पास रहेगा नहीं। क्या वहाँ पर पता चलेगा हमें एक्स्ट्रा कि भाई किस किस ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ ITI वाले भर सकते हैं, किस में आपके पास 10th वाले भर सकते हैं, सारे के सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कितनी हुई है, यही सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी एज रिलैक्सेशन वगैरह आपके पास सारी चीज़ें यही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पैटर्न की। चलो यहां पर हमने बात करा कि लगभग वैकेंसीज कितनी आएंगी और उसमें आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पे कि ये जो हमारा एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो पूरा पेपर करने के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट। अच्छा देखो, CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पर आपके पास न्यूज़ ये भी सुनने को मिली है कि CBT 2 भी इसका होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ग्रुप डी की पोस्ट के लिए CBT 1 प्लस CBT 2 वो करेंगे, है ना। अगर CBT 2 वो रख देंगे तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी भाई, गड़बड़ हो जाएगी भाई। ग्रुप डी की पोस्ट है, अब CBT 2 तो उसमें आपके पास बनता ही नहीं है, तो CBT 1 ही, खैर वो तो नोटिफिकेशन जब आएगा ऑफिशियली उससे साफ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आजकल जो न्यूज़ चल रही है कि CBT 2 भी होगा, तो मुझे नहीं लगता कि CBT 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका CBT 1 ही होगा, ठीक है। तो वो होगा आपके पास 90 मिनट का। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, जनरल साइंस हो गया, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और बाकी आपका GK GS होगा। अब कितने कितने मार्क्स के आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस में 25 देखने को मिलेंगे, मैथ्स में 25 देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 30 सबसे ज्यादा, और आपको भी पता है कि हाई स्कोर जो आप लोग कर सकते हो रीजनिंग में ही कर सकते हो, है ना। और अगर हम GK GS की बात करते हैं तो लगभग आपके कितने का 20 मार्क्स का ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 100, और हर किसी के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा, यानी टोटल कितने मार्क्स के होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल 1/3 ही रहने वाली है, 1/3 ही इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने बात करी कि क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और GK GS पढ़ना है, यानी जनरल अवेयरनेस और आपके पास करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज। अब आप लोगों को देखो चीजें ना टारगेट करनी पड़ेंगी। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो चीजों को टारगेट करना पड़ेगा पहले से ही। अभी से आप लोगों को अपना माइंडसेट करना पड़ेगा कि भाई रीजनिंग इसमें हाई स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो किस में आएंगे आपके, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस में है, रीजनिंग में है। तो सबसे ज्यादा नंबर भी किस में लाए जा सकते हैं, रीजनिंग में भी लाए जा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है ना वो 99% जो खेल है वो लॉजिक का है कि किस तरीके से आप लोग लॉजिक लगाते हो। बाकी देखो मैथ्स की बात करते हो तो यहां पर आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेंगी। होता है भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, जिस कारण हम उसे नहीं कर पाते। लेकिन रीजनिंग तो सारा खेल लॉजिक का है। जितने सही तरीके से आप लोग लॉजिक लगाओगे, जितने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाओगे, उतना जल्दी आप लोग का आंसर आएगा और उतने जल्दी आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। बाकी GK GS 20, साइंस आपके पास कितने के 25 मार्क्स की। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस इसमें कैसे रहने वाला है। तो मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अलग दे दिया, इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने रेलवे का जो एग्जाम दिया होगा वहां पर भी सेम सिलेबस था, यहां पर भी सेम सिलेबस है, ठीक है। क्या क्या आएगा यहाँ पर आपके पास, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, HCF LCM हो गया, आपके पास रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, आपका एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपके स्क्वायर रूट हो गया, एज हो गया, एलिगेशन हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया, पाइप एंड सिस्टम। मतलब कुछ भी, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, सॉरी कोई भी ऐसा यहाँ पर टॉपिक नहीं दे रखा है जो बिल्कुल ही अलग होगा। ऐसे नहीं कि आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे लेकिन ऐसे नहीं कि इससे पहले उन्होंने ये चीज़ पढ़ी नहीं होगी, या बहुत से बच्चे ऐसे भी जिन्होंने इससे पहले भी एग्जाम दे रखा होगा, ये चीज़ उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा होगा, है ना। देखो यही फायदा होता है जब हम सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को देखोगे ना, अगर आप एग्जाम को सही तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, बस लेवल का डिफरेंस रहता है, हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, बस बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं। अगर लगभग हर एग्जाम में सारी की सारी चीजें वही रहने वाली हैं तो क्यों ना सही तरीके से हम चीजों को पढ़ें और एक बार ही हम क्या कर दें, सही तरीके से प्रिपेयर कर दें उसको, ताकि बार बार आपको अलग अलग चीजें ना पढ़नी पड़े, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पर क्या करना पड़े, आप लोगों को रिवाइज करना पड़े, है ना। तो ये था मैथ्स का सिलेबस।
रीजनिंग का भी वो रहने वाला है। दो पार्ट में हमारी रीजनिंग रहती है, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो आपके डायग्राम वाले होते हैं, वर्बल जिसमें आपकी लैंग्वेज लिखी हुई होती है। बस सिंपल सा इतना है। अब क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है या क्या क्या आपके पास आएगा इसमें, एनालॉजी हो गया, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज हो गई आपकी, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, डीआई हो गया, सफिशिएंसी हो गया आपके पास, कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग वाले हो गए, जैसे आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है ना, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, सारी की सारी चीज़ें, सिमिलैरिटी हो गया, डिफरेंस हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया आपके पास, स्टेटमेंट बेस हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, अजम्पशन हो गया, खैर इसकी बात हमने कर ही ली थी अभी, डायरेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें है ना भाई। अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमें हर एक चीज़ रीजनिंग में पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर एक एग्जाम में रीजनिंग काम आती है। यहाँ पर तो सबसे इंपॉर्टेंट ही क्या है, रीजनिंग है। क्योंकि अगर आप देखोगे साइंस 25 नंबर की, मैथ्स 25 नंबर की है, और अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की तो वो 20 नंबर का है। अकेला रीजनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का है ना। तो सबसे ज़्यादा मेहनत भी हमें किस में करनी है, रीजनिंग में करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और में आप लोग मेहनत नहीं करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो ना, तो आराम से कोई भी जॉब हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर अभी आज के सेशन में क्या क्या बात करी, हमने यहाँ पर बात करी जॉब की, वैकेंसी की, कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं। लगभग 32,000 के अराउंड है। ऑफिशियल आपके पास जब आएगा तो वैकेंसी बढ़कर आएंगे, 58 या फिर उससे ज़्यादा भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। एज लिमिट की हम लोगों ने बात करी, 18 से 33 प्लस 3 एक्स्ट्रा ऐड करा गया है। बाकी जिसमें आपके पास रिजर्वेशन है एज का, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर हमने बात करा कि जो इसका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कितने कितने नंबर के वो होंगे, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। फिर हमने सिलेबस की बात करी यहाँ पर। बाकी लास्ट में आपके पास क्या आता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आता है, पीईटी होता है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, 35 किलो का कुछ रखना पड़ेगा, कंधे में उसको लेकर जाना पड़ेगा, कितने मीटर तक, 100 मीटर तक, कितने मिनट में, 2 मिनट में। ठीक है, बाकी आपके पास 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर जो है आपके पास, वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको क्रॉस करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए क्या है कि 20 किलो का थैला होगा, लड़कों के लिए 35 किलो का था, लड़कियों के लिए 20 किलो का है। वही सेम है, 100 मीटर और कितने मिनट में, आपको 2 मिनट में लेकर जाना पड़ेगा। बाकी आपके पास 1000 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट 40 सेकंड में क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। बस इतना सा करना है आप लोगों ने। लेकिन ये बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप इसको किस तरीके से क्वालिफाई करते हो। देखो, स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बनानी पड़ेंगी, टाइम टेबल आप लोगों को बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना बहुत इजी होता है कि हाँ हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जब बात आती है मेहनत की ना, तो कुछ टाइम बाद हम छोड़ देते हैं। और जहाँ पर आपने चीज़ें छोड़ी वहीं से आप कंपटीशन से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो अभी से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, और आपके पास जीके, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये था आपके पास एक छोटा सा सेशन जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई किस तरीके से एज लिमिट होगी, क्या क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पोस्ट क्या होगी। बाकी ऐसे ही मैं आपके इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहूँगा जहाँ पर और डिटेल में हम बात करेंगे ग्रुप डी में जो पेपर है ना, वो किस तरीके का आता है, किस लेवल का आता है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से बड़े आराम से इसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में यहीं रखता हूं मैं। मिलते हैं आप लोग से ऐसे ही अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।